कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट याद है 11th में हम लोग पढ़े थे। स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर था जिसमें हम लोग गैसेस स्टेट और थोड़ा सा लिक्विड स्टेट पढ़े थे, और यहां पे हम लोग को पढ़ना है द सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप कॉन्सेप्ट बना लिए तो ये चैप्टर इजी होगा। अदरवाइज दूसरा मेथड भी है इसका पढ़ने का, या तो आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए या तो इसे रट लीजिए। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है उसको रट लीजिएगा तो भी ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो क्या कीजिए समझ लीजिए। तो सबसे बेटर होगा कि आप इसको समझ के पढ़ें। हर क्वेश्चन इससे आपका बनने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से बता दूं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का आपका क्या है चैप्टर है। 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, थोड़ा एज्यूम भी करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज को बोर्ड पे आपको दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारी फिगर्स हैं मैं दिखाऊंगा, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका फिगर भी डालूंगा कि आपको मैंने बाद में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पूरी तरह से ये पूरा है फिगर बेस्ड चैप्टर है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग कभी भी ये चैप्टर पढ़े तो एक कोई भी चीज 3 डायमेंशन रख लीजिएगा। ऐसा हो, नहीं तो क्यूबिकल हो, डब्बा तो आपके घर में होगा ही होगा, क्यूबिकल हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो, सिरप का डब्बा आता है, ठीक है, इंक का होगा, बहुत सारा। एक डब्बा जरूर रखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। मैं तो डब्बा नहीं रखूंगा, मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा, पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो एज लाइक अगर ये भी जैसे ये है, दोनों तो लगभग सेम ही है। इसके भी कॉर्नर ऊपर में 4 तो इसके भी कॉर्नर ऊपर में 4, इसके भी नीचे में 4 तो नीचे में 4, साइड में 4, सेम उसी तरह से अगर ऐसा रखिएगा तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको बाबू। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफस। तीसरा है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस आपको चैप्टर में 2 सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफस, लेकिन मेनली हम लोग को पढ़ना है किसके लिए? क्रिस्टलाइन के लिए, ठीक है। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको बताऊंगा। यूनिट सेल किसके कहते हैं, स्पेस लैटिस किसके कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस किसे कहा जाता है, सब बताऊंगा। अगला है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने होंगे, कितने टाइप से यूनिट सेल बन सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, हाँ। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? क्यूबिक के बारे में। क्या चीज? क्यूबिक। जैसे ये स्ट्रक्चर कैसा था बाबू? क्यूबिक। इसलिए हम बोले कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपने पास जरूर रखिएगा तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद है पैकिंग फ्रैक्शन बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगला है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम, आपको सब बताएंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। लेकिन मेनली हम लोग को कौन पढ़ना है? 2D एंड क्या चीज? 3D। दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। हेक्सागोनल एंड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, दोनों ये 3D का पढ़ेंगे हम लोग, हेक्सागोनल एंड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। 2D में भी ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं? तो कोई भी एम्प्टी स्पेस को क्या कहा जाता है? वॉइड्स कहा जाता है, ठीक है, बताएंगे। रेडियस रेशियो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हम लोग NaCl का देखेंगे, सब चीज देखा जाता है, ठीक है, देखेंगे मिलेंगे। क्रिस्टल डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन हाँ जहां तक पॉसिबल होगा हम यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मीन्स जितना केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, रेदर आपको फिजिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे बढ़िया से, ठीक है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे, कितने तरह के होते हैं। तो ये आपका क्या रहा पूरा सिलेबस द सॉलिड स्टेट का, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहले हमको बताइए व्हाट इज मैटर। मैटर किसे कहते हैं, हिंदी में पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग 9th 10th में पढ़े हैं, या मैं भी पढ़ा हूं, आपको हमेशा जानते ही आप लोग मैटर किसे कहते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट, जिसकी प्रेजेंस आप केवल फील कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्या कहते हैं उसको? मैटर। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा, मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका प्रॉपर नोट्स बन जाना चाहिए। आप नोट्स बनाते चलिए, यहां शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया जा रहा है, एकदम कंप्लीट नोट्स आपको बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे बोलूं बाबू वैसे पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन और लिखिए मैटर, किसे कहते हैं मैटर। ठीक है, तो लिखिए मैटर, एनीथिंग which occupies space and have mass and presence of which can be felt is called मैटर। ठीक है बाबू, तो मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं 11th में। मैटर क्लासिफिकेशन दो तरह से होता था, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली हम लोग को 3 पढ़ना था, लेकिन प्लाज्मा वगैरह हम लोग पढ़े थे, उसमें मेनली 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सेम उसी चीज को मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा अलग कंडीशन से, अट्रैक्शन फोर्स से देखते हैं कि मैटर कितने तरह से हो सकते हैं। सही है, तो यहां लिखे हैं बाबू कि एनी गिवन मैटर या सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, डिपेंडिंग ऑन, देखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ two opposite types of tendency, depending on the magnitude of two opposite types of tendency। कौन कौन tendencies है? तो पहला देखेंगे, पहला है mutual attraction, MA, tendency to bind molecules together। molecules को bind करने की tendency को हम लोग कहते हैं mutual attraction। ठीक है, चलिए दूसरा escaping tendency। एस्केपिंग का मतलब मॉलिक्यूल फार अवे चला जाए, डिस्पर्स कर जाए, दैट इज कॉल्ड एस्केपिंग, मींस टेंडेंसी टू डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स या टू गो अवे। सही है, ठीक है, मींस जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स वहां पे क्लोजली बाइंड होगा। ठीक है, अगर जहां पे अट्रैक्शन कम होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर। जैसे आप लोग, अगर मम्मी पापा का अट्रैक्शन आप पे ज्यादा है तो आप घूमने फिरने नहीं, पढ़ने के लिए ज्यादा करते हैं बाबू, घर पे रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन फोर्स आपको कम लगा तो आप घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, मींस आप दूर दूर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केपिंग टेंडेंसी। सही है, तो चलिए यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन? पहला, mutual attraction is much greater than escaping tendency, means जहां पे attraction क्या हो? ज्यादा, और escaping tendency क्या हो? कम। तो बताइए वो क्या होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सही बात है, जहां attraction ज्यादा मीन्स मॉलिक्यूल ज्यादा मूव ना करे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, दूसरा, जहां पे म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी या और इज इक्वल टू, ज्यादा ग्रेटर नहीं बाबू, इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी, मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी के बीच में ज्यादा का डिफरेंस ना हो, मीन्स मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर सकता है लेकिन ज्यादा मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? लिक्विड। ठीक है,
और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन मच लेसर देन किसका, एस्केपिंग टेंडेंसी, बहुत कम हो म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो उसको कहेंगे क्या चीज, गैस। क्या कहा जाएगा, गैस। तो पहला, जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो क्या कहलाता है, वो सॉलिड। अप टू 9th and 10th बच्चे क्या होते हैं, सॉलिड। बच्चे सॉलिड होते हैं, क्यों, मम्मी पापा का अट्रैक्शन उस पर ज्यादा रहता है। 11th 12th में घर से कोचिंग निकलते हैं बाबू, मीन्स अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम, थोड़ा सा कम, मीन्स लगभग क्या होगा, बराबर। एस्केपिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर। तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड। और जब आप आवारा बन जाते हैं, जो कि नहीं बनना है, मीन्स मम्मी का पापा का अट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाबू, मीन्स एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, गैस। क्या कहा जाएगा, गैस। कृपया ये न बने। लिक्विड को सॉलिड बनाना बहुत आसान है, लेकिन गैस को सॉलिड बनाना बहुत ही मुश्किल, इसलिए कृपया कर आप यही दो कंडीशन में रहिए बाबू, ये कंडीशन में मत जाइएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग 11th में दोनों पढ़े थे, लिक्विड और क्या चीज, गैस, ठीक है। मेनली हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सॉलिड के बारे में, मीन्स आपको इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ना है, ये, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस किसके बीच में बाबू, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं 11th में बता चुका हूं इसको, लेकिन फिर से यहां पे देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहला, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख के नोट्स बनाइएगा बाबू, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहां देखिएगा। फर्स्ट क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होगा वेरी क्लोजली पैक्ड लाइक दिस, बना लीजिएगा आप लोग भी इस तरह से, मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होगा, मॉलिक्यूल के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, सही है। लिक्विड के केस में देखते हैं बाबू, लिक्विड में यहां देखिएगा ऐसा, मीन्स यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो लेस देन सॉलिड, इन केस ऑफ गैस क्या होगा, लाइक दिस, इधर चला मैं उधर चला, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा बाबू, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहां पे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो लिखिए कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, यहां से लिखेंगे हम, यहां पे क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, बोलो हाँ है ना। यहां पर लेस क्लोजली देन सॉलिड, और यहां पे बाबू फार अपार्ट, बहुत दूर दूर, ठीक है। तो नोट कीजिए, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, वेरी क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड, यहां पे बाबू लेस क्लोजली पैक्ड, और यहां पर फार अपार्ट का मतलब क्लोजली तो छोड़ी, बहुत दूर दूर, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, ये क्या है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलिए अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा या कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो क्लोजली पैक्ड होगा बाबू, ठीक है। यहां क्या होगा, वेरी हाई, यहां पर लेस देन,
सॉलिड, और यहां पे क्या बोलेंगे, लेस देन लिक्विड नहीं, नेग्लिजिबल। क्या है ये, नेग्लिजिबल। सही है बाबू। चलिए शेप एंड वॉल्यूम बोलिए, 9-10 से पढ़ते जा रहे हैं। शेप एंड वॉल्यूम, यहां पे क्या होगा, फिक्स्ड शेप, क्या होगा, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, दोनों क्या होगा, फिक्स्ड। यहां पे क्या होगा बाबू, इन केस ऑफ लिक्विड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, लेकिन शेप नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स्ड और शेप नॉट फिक्स्ड। सही है। इस केस में देखेंगे बाबू, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड और शेप भी क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। दोनों का दोनों क्या है, फिक्स्ड नहीं है। हम लोग ऐसे स्टेट में बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हैं इसको, ठीक है। चलिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं बाबू, हाँ हल्का सा कर सकते हैं। नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल बोलेंगे। यहां पर बोलेंगे क्या, हायर देन सॉलिड, और यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। ठीक है। अगला देखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मैंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाया था बाबू आप लोगों को, कहां पर, गैसेस स्टेट में। वहां मैंने ये बोला था कि हर चीज में, एवरी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस में, सब में डिफ्यूजन होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। लेकिन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम लोग किसके लिए पढ़े थे, गैस के लिए। क्यों, क्योंकि गैस में जो होता है सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, मैक्सिमम, इसलिए वहां पे पढ़े थे। ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड में क्या होता है लेकिन लेस होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वेरी लेस होता है। इसमें क्या होगा, मोर देन सॉलिड, और इसमें मैक्सिमम, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हुआ, और कुछ पॉइंट लिखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, डेंसिटी। बोलिए अब, 7th डेंसिटी। बोलिए किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, कम, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। वॉल्यूम अगर क्या है, कम, तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। एक्सेप्शन है यहां पर, आइस। एक्सेप्शन क्या है, आइस। ठीक है। आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड से, लेकिन एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे बाबू, हम देखेंगे सॉलिड डेंसिटी क्या होगा, हाई, ज्यादा होता है। लिक्विड में वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, तो डेंसिटी खुद ब खुद क्या होगा, कम। लेस देन सॉलिड, और इसका मिनिमम, सबसे कम। सही है। चलिए अगला देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। लिखिए,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। याद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े थे हम लोग। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़े थे? टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होता था? ज्यादा। लेकिन बताइए कहां पे मूवमेंट ज्यादा होगा? जहां पे मॉलिक्यूल्स दूर रहे या नजदीक रहे, जहां पे अट्रैक्शन कम हो या जहां अट्रैक्शन ज्यादा हो? तो जहां अट्रैक्शन कम होगा वहां पे मूवमेंट क्या होगा? कम। बोले थे मम्मी पापा का अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपका मूवमेंट क्या होगा? कम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कहां होगा? इसमें क्या होगा बाबू? लेस। इसमें मोर देन सॉलिड, और इसमें मैक्सिमम। बोले गैस आवारा होता है, आवारा होगा तो मूवमेंट उसका क्या होगा? ज्यादा। अगला एक और पॉइंट देखते हैं, मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल्स 8 मोशन या मूवमेंट। बोलिए देखिए सॉलिड में केवल एक ही मोशन होता है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल या सॉलिड का मॉलिक्यूल एक ही जगह क्या कर सकता है? ऑक्सीलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मोशन होता है दैट इज वाइब्रेशनल। मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा मॉलिक्यूल, अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा, लेकिन हाँ वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेशनल। इसमें कैसा मोशन होगा? रैंडम। और इसमें भी क्या होगा? रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब इधर उधर जाना। सही है, चलिए तो ये सब कुछ एग्जांपल्स था किसका? सॉरी प्रॉपर्टीज था किसका? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा था। इस चैप्टर में मेनली आपको क्या चीज के बारे में पढ़ना है? तो सॉलिड मैटर के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। स्टेट 3 थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो पहले सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन लिखिए। सिंपल सा बात, वैसा फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल जिसमें हम लोग सॉलिड का क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना बाबू? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिखिए द सॉलिड स्टेट, द ब्रांच ऑफ अच्छा ये कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? तो ये फिजिकल में आता है। ठीक है, लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about structure and properties of solid phase material is called solid state, ठीक है बाबू? तो सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं। अभी तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखे भी, ठीक है, उसमें कुछ लिख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए चलिए। सॉलिड क्या है बाबू? अ फॉर्म ऑफ मैटर, इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा बहुत ही हाई होता है, इज वेरी हाई। देखिए बाबू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही क्या होगा? हाई। यहां बताता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? बहुत हाई। सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाई इंटरमॉलिक्यूलर, आईएमएफ लिख दे रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो द पार्टिकल्स विल नॉट मूव लाइक दिस, मींस ये यहां से आ गया, ये यहां से, मींस एक दूसरे को सरपास नहीं कर पाएगा, कांट मूव। अगर मूव नहीं करेगा तो यही प्रोवाइड करता है सॉलिड की रिजिडिटी में। सॉलिड इसीलिए रिजिड होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सरपास नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, मींस ये यहां से यहां से नहीं होगा। जैसे लिक्विड में होता है, लिक्विड में क्या होता है? इधर उधर जाते रहता है, लेकिन सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। एंड दिस प्रोवाइड रिजिडिटी और रिजिडिटी टू द मैटर, सॉलिड को रिजिडिटी देता है। ठीक है, रिजिड का मतलब
ठोस। ठीक है, देखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां मैं लिख भी दिया हूं। पूछता है क्वेश्चन बाबू, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल कैन नॉट सरपास ईच अदर, सो इट इज रिजिड। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू विच मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव पास टू ईच अदर, एक दूसरे में नहीं मूव कर सकता है बाबू, विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी। सही है, चलिए अगला शेप क्या होगा बाबू। अगर ये रिजिड है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं जा रहा है, तो शेप भी क्या होगा, फिक्स्ड। शेप इज फिक्स्ड, सही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, फिक्स्ड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस सबसे मिनिमम होगा या नेग्लिजिबल होगा, मिनिमम होगा या नेग्लिजिबल लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है बाबू, डेंसिटी क्या होगा, हाई। कभी कभी आपको क्वेश्चन में फंसा देगा, लिक्विड माने वाटर और आइस मींस लिक्विड वाटर एंड आइस के बीच में डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, तो आप तो सोचेंगे सॉलिड, सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, एक्सेप्शनल हो जाता है। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाती है, लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है और सॉलिड की डेंसिटी लो, याद रखिएगा इसको। चलिए डिफ्यूजन बाबू, डिफ्यूजन यहां पे क्या होगा, होगा तो होगा लेकिन वेरी स्लो होगा, वेरी स्लो मूवमेंट होगा लेकिन बहुत कम होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी लेस, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल बताए थे आप लोगों को। मोशन एक ही मोशन हो सकता है, या तो ऑक्सीलेट किया नहीं तो क्या करेगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा, वाइब्रेशनल। एक और लिख देते हैं पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा बाबू, लेस होगा। क्या होगा, लेस। तो ये रहा आपका सॉलिड, सॉलिड का क्या चीज, प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो देखो आप, सॉलिड जो होता है मेनली दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है अमरफस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये दोनों ही सॉलिड का दो फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, एक अमरफस और दूसरा क्रिस्टलाइन। जैसे चौक आप देखें, चौक कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है CaCO3, और मार्बल भी देखें घर में जो लगता है वो भी क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3। दोनों में डिफरेंस क्या है, चौक को अगर इजीली आप तोड़ देंगे आराम से, मान लेते हैं ये चौक है, चौक को आप इजीली क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही मार्बल को तोड़ना आसान होता है क्या, नहीं। दोनों बने हुए हैं क्या चीज से बाबू, CaCO3 से, लेकिन एक आराम से टूट जाता है और दूसरा आराम से नहीं टूटेगा। मींस अलग अलग ये क्या हुआ, फॉर्म हो गया। तो चौक जो होता है, चौक दैट इज एमरफस सॉलिड, आराम से टूट जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन, मार्बल को आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस में क्या होता है, जो यूनिट से बनता है सॉलिड, कोई भी यूनिट से बनाया जाता है, जैसे अलग अलग यूनिट होते हैं, यूनिट को अपन जोड़ देते हैं तो सॉलिड बनता है, दिखाऊंगा। तो यहां पे जो यूनिट होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। रेगुलर का मतलब अगर एक क्यूब है तो दूसरा रेक्टेंगुलर हो जाएगा, मीन्स अलग अलग यूनिट होगा। मीन्स रिपीटिंग यूनिट जो होगा वो सेम नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, सेम। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द क्यूब। अगर ये क्यूब, अगर दूसरा यूनिट भी इसका क्या लग जाए, क्यूब, इधर भी क्या लग जाए, क्यूब, इसका भी क्या हो जाए, क्यूब। मींस जो रिपीटिंग यूनिट होगा अगर वो सेम है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जैसे ये क्यूब है बाबू, अगर इसी क्यूब को बार बार रिपीट कर दें तो ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसा हो जाता है ये। ठीक है, आप बोल भी सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl सेम इसी तरह से होता है, इसी तरह से NaCl होता है। ठीक है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है बाबू। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछता है एक Na के अराउंड कितने Cl होंगे और एक Cl के अराउंड कितने Na हो। ठीक है, तो आप बता भी सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। अभी मान लेते हैं ये बीच वाला क्या है, ये बीच वाला क्या है Na, और ये आपका जो ब्राउन वाला जो दिख रहा है ब्लैकिश टाइप का, वो मान लेते हैं Cl है। तो सोचिए एक आपका ये जो Na है इसके अराउंड कितना Cl है, यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करिएगा बहुत अच्छा लगेगा वो। जैसे ये है, इसके अराउंड कितना Cl, एक ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6। मींस एक Na के अराउंड कितना Cl है, 6। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जाए कि एक Cl के अराउंड कितना Na है, तो देख लेते हैं। यही ना है आपका, एज्यूम कीजिएगा, मजा आएगा। मान लेते हैं ये क्या है, Na है, सॉरी ये Cl है, इसके अराउंड कितना Na है। तो देखिए 1 2 3, इधर भी लगा हुआ होगा इसका, इस साइड में आगे 4, इधर 5, ऊपर 6। तो यहां देखिए, क्या देखिएगा आपको 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, अंदर 5, ये अंदर 5, और आगे क्या रहेगा 6, आगे क्या रहेगा 6। ये छोटा सा क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट है, क्रिस्टल बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, तो जनरली बोला जाता है कि एक Na के अराउंड कितना Cl होगा, तो एक Na के अराउंड कितना 6 Cl, और एक Cl के अराउंड भी कितना Na होता है, 6 होता है। ठीक है, बाद में इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने तरह के होंगे बाबू, 2, एक एमरफस और दूसरा क्रिस्टलाइन। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एमरफस। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा, एमरफस सॉलिड। क्या होता है एमरफस सॉलिड और क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिंपल सा बात बाबू, एमरफस सॉलिड में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होगा रेगुलर नहीं होता। जैसे आप घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो क्या होता है, ईंट रखते हैं, एक ईंट, उसके बाद सीमेंट, ईंट सीमेंट सीमेंट, बस वहां पे एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो वो क्या हुआ, क्रिस्टलाइन। अपना घर बना रहे तो सही, अच्छा है बात है। हम लोग ईंट देते हैं, बढ़िया वाला ईंट, उसके बाद सीमेंट, फिर ईंट, फिर सीमेंट, फिर ईंट, और उसके बाद क्या चीज, सीमेंट। और ईंट का साइज भी क्या होता है, एकदम ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर वही कोई दूसरा कोई बोलता है बना दो, तो अगर वो नहीं है सामने तो क्या करते हैं, कैसा भी ईंट होना चाहिए, ईंट लाइए सीमेंट लगाइए, ईंट सीमेंट लगा दे। ईंट का साइज और शेप से मतलब नहीं होता, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर कर देते हैं, दोनों एक ही जैसा दिखेगा। जहां पे ईंट क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे ईंट क्या है, एकदम सेम, ऐसे रखते हैं हम लोग, ईंट क्या है, एकदम सेम टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही कोई सरकारी काम आ जाता है तो कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, ईंट इस तरह से दे देते हैं हम लोग। अब ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर। अगर प्लास्टर कर देंगे तो दोनों तो सेम ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। तो जब पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर एकदम रेगुलर हो, एक ही जैसा हो, तब उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। जैसे घर आप बनाते हैं, और सरकार का काम कैसा होता है, ऐसा। जब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता हो, लेकिन बाहर से देखिएगा कि रेगुलर अरेंजमेंट है, तो उसको कहते हैं अमरफस सॉलिड। क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ये आया ही वर्ड से अमॉर्फी। अमॉर्फी का मतलब होता है नो फॉर्म, किसी फॉर्म का ना हो। सॉलिड हैविंग नो डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई डेफिनिट अरेंजमेंट नहीं हो। जैसे बाय द वे इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो इससे बना रहे हैं सॉलिड, मान लेते हैं ये यहां हो इस तरह से बाबू, दूसरा इस तरह से, ठीक है, 2 रेगुलर आ गया, और तीसरा जो यूनिट आ गया लाइक दिस। देखिए अब बताइए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आपका चेंज किया कि नहीं किया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज किया कि नहीं किया बाबू, चेंज कर गया।
मीन्स अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है। फिर कोई दूसरा आ गया तो इस तरह से आ गया, देखिए तो लाइक दिस, मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो रेगुलर नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नॉट रेगुलर। इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा सॉलिड, इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मीन्स ये रेंज बहुत दूर तक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब क्या होगा बाबू, इस तरह की एमॉर्फस सॉलिड से आप लंबा लंबा सीट नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, देखिएगा, रेंज मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगा कुछ समय तक रेगुलर होगा, फिर इरेगुलर, फिर रेगुलर, फिर इरेगुलर, ऐसा होता है ये। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिएगा एक फिगर से बना के दिखाते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए पार्टिकल यहाँ पे कैसा है बाबू, लाइक दिस, ठीक है, रेगुलर है, लगातार है। फिर क्या हुआ, ऐसा, क्या हो गया, इरेगुलर। फिर कैसा हो गया, रेगुलर। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मीन्स रेंज तो है लेकिन रेंज क्या है आपका, शॉर्ट, थोड़ा सा, फिर इरेगुलर, फिर रेगुलर। मीन्स ये रेगुलर इरेगुलर का पैटर्न हमेशा चलते रहेगा, मीन्स एक ही ऑर्डर में ये नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं इसको क्या चीज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मीन्स कुछ ऑर्डर में होगा और कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा। सही है, चलिए अब अगला पॉइंट, ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड को अगर तुरंत कूल कर दीजिएगा तो कैसा बन जाता है, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। और लिक्विड को अगर धीरे धीरे कूल करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन, उसमें नेचर ज्यादा होगा। खाना को एक ही बार में खा लीजिए, कोई टेस्ट नहीं आएगा बाबू, अगर वही धीरे धीरे खाइएगा तो टेस्ट आता है। मीन्स अगर सडन कोई चीज कीजिएगा तो वो कैसा होगा, अमरफस कहलाएगा, और धीरे धीरे कूल करते हैं तो वो बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगला, कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में इंटरमीडिएट होता है। क्यों होता है इंटरमीडिएट, देखिए इसका जो नेचर होता है कुछ सॉलिड का भी होता है, कुछ लिक्विड का भी होता है। कैसे बाबू, सॉलिड तो आपको दिखाई देता है, पूरा सॉलिड ही होता है। जैसे ग्लास लेते हैं, क्या चीज, ग्लास, ग्लास क्या है, सॉलिड, लेकिन उसमें लिक्विड का भी प्रॉपर्टी है। कैसे, क्या कीजिए, बहुत पुराने घर में जाइए, बहुत पुराने घर में, अब वहां पे जो खिड़की में शीशा लगा रहता है उसको हिला के देखिएगा तो देखिएगा ऊपर में ढक ढक करता है और नीचे में एकदम फिक्स रहेगा, एकदम फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में पतला, नीचे में क्या चीज, मोटा। ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचिए तो, जरूर पार्टिकल्स ऊपर से कहां आया होगा, नीचे। मींस पार्टिकल का क्या हो रहा है, फ्लो, और ये फ्लोइंग नेचर किसके पास होता है, लिक्विड के पास। इसलिए इसको कहते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और एक एग्जांपल, बस में ट्रेवल किए होंगे हम, जो कोई पुराना बस होता हो, देखिएगा उसका शीशा इधर उधर नहीं होता। क्यों बोलते, बहुत टाइट हो गया है, टाइट नहीं हो गया, धूप पड़ने के कारण उसका जो फ्लो ऑफ पार्टिकल होगा जल्दी हो गया, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, नीचे हो गया। नीचे चला गया तो क्या हुआ, नीचे मोटा हो गया तो उसको सरकेगा, मींस आप उसको नहीं हिला सकते, खींच नहीं सकते हैं, मींस वहां पे भी पार्टिकल क्या हो गया होगा, फ्लो कर गया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड तो है लेकिन वहां पे फ्लो ऑफ पार्टिकल भी हो रहा है, इसलिए बोले थे डिफ्यूजन बहुत स्लो होता तो है लेकिन बहुत स्लो। सही है, इसका मतलब फ्लो हो रहा है। अब फ्लोइंग प्रॉपर्टी किसके पास होता है, लिक्विड के पास, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, या इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। ये प्योर ट्रू सॉलिड नहीं होता, इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। यही फ्लो करने की प्रॉपर्टी के कारण इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। वैसा लिक्विड जो बहुत क्या हो, सुपर कूल्ड का मतलब पूरी तरह से क्या होगा, हार्ड हो, लेकिन फ्लोइंग प्रॉपर्टी हो। ठीक है, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आ जाए, व्हाई एमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज ऑफ वेरी स्लो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, एज लाइक लिक्विड, लिक्विड हैव फ्लोइंग प्रॉपर्टी।
कोई दिक्कत नहीं, नोट करते चलिएगा। इसलिए इसको कहते हैं सुपर स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। आएगा एग्जामिनेशन में, ये लिखिएगा। इसको क्या कहेंगे बाबू? नॉट ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड नहीं है, नॉट ट्रू सॉलिड। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वाइड रेंज होता है। वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग ग्लास, देखिएगा आप, ग्लास, ग्लास को क्या किए? हीट दिए। क्या दिए? हीट। वो क्या हो जाएगा? ग्लास एक ही बार मेल्ट नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। फिर हीट करेंगे तब क्या हो जाएगा? मेल्ट करेगा। क्या किया? मेल्ट। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वाइड रेंज का है। मींस नॉर्मली ये जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। कैसे करेगा? पहले हीट दीजिएगा तो सॉफ्ट और उसके बाद मेल्ट। लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं है। आयरन एक बार सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, जैसे ही वो टेम्परेचर अटेन करेगा तुरंत वो क्या होगा? लिक्विड। आयरन सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट, कूलिंग कर्व इज क्या चीज? स्मूथ। इधर मिटा रहे हैं। कूलिंग कर्व क्या होता है? स्मूथ। कूलिंग कर्व का मतलब आप देखिएगा, यहां देखिए क्या होता है। इसका कूलिंग कर्व यहां बना लीजिएगा आप लोग, यहां पे बना लीजिए। कूलिंग कर्व क्या होता है इसका? ऐसा देखिएगा, टेम्परेचर और किसके बीच में? टाइम। देखिएगा, टाइम कम है बाबू तो टेम्परेचर क्या है? हाई। हाई टेम्परेचर पे ये क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड। धीरे धीरे ये सॉलिड होगा, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड दोनों होगा, और धीरे धीरे फिर यहाँ आके क्या होगा? जैसे जैसे टाइम आप बढ़ेगा ये टेम्परेचर इसका क्या होगा? नीचे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। मीन्स पहले था लिक्विड, फिर बीच में लिक्विड सॉलिड दोनों आएगा, मीन्स सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कूलिंग कर्व क्या होता है? स्मूथ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या होगा? डेफिनेट। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, इसके बारे में हम लोग अच्छा से डील कर रहे हैं 10 मिनट में। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, यहां पे लिखिएगा नॉट डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मींस इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फ्यूज नहीं कर रहा है, मींस लिक्विड में चेंज नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे बाबू? नॉट डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। एग्जांपल बोलिए, ग्लास, जितने भी रबर होते हैं, रबर, प्लास्टिक, अमरफस, सिलिका, ये सब जितना भी एग्जांपल है बाबू सब किसका है? अमरफस सॉलिड का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग जाते हैं कहां पर? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहेंगे बाबू जिसका डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमेशा क्या हो? डेफिनेट हो। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस अमरफस का जस्ट क्या चीज? अपोजिट। अमरफस में क्या था? डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं था, यहां पे डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा। सही है, यहां देखिएगा बाबू, मींस पहला सॉलिड हैविंग डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मींस डेफिनेट पैटर्न में होगा। बाय द वे देखिए यहां पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, मींस एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या है? पार्टिकल्स। मींस आपका जो यूनिट होगा, ये यूनिट एक ही यूनिट बार बार क्या कर रहा है बाबू? रिपीट कर रहा है। एक ही यूनिट बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग क्या चीज? इस तरह का अरेंजमेंट जहां होगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिंपल सा बात बताइए, अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा या शॉर्ट रेंज ऑर्डर? एक ही टाइप का यूनिट है,
यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार चला जाएगा बाबू। तो ऑर्डर इसका क्या हुआ, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग। और उसका क्या था, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। आपको शीशे की बहुत बड़ी बड़ी सीट नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप बोलेंगे आयरन का सीट, तो आयरन का सीट बहुत लंबा लंबा मिल जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑर्डर क्या होता है, बड़ा। ऑर्डर अगर बड़ा हुआ बाबू, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो ज्यादा क्या होता है, हार्ड भी होगा, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड। मींस अगर सडन कूल नहीं करते हैं, तो अगर धीरे धीरे कूल करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने के चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक लिक्विड दे दिया, एक का सडन कूलिंग और एक का क्या होगा, कंट्रोल्ड कूलिंग, स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग। तो कौन एमरफस है, कौन क्रिस्टलाइन, तो एमरफस वही बनेगा जो सडन कूलिंग हो रहा है, जो अचानक सडन कूलिंग कीजिएगा तो एमरफस, स्लो एंड कंट्रोल कीजिएगा तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन। इस तरह के सॉलिड को क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। है भी ट्रू सॉलिड, सही है। अगला शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, शार्प। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए बाबू, आयरन, सिंपल सा बात सोचिएगा, आयरन को अगर आप हीट करते हैं, आयरन को क्या किए, हीट, एक ही बार वो क्या था, सॉलिड, और तुरंत मेल्ट करके क्या हो जाएगा, लिक्विड। मीन्स उसका एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स वो पहले कूल नहीं हो, मीन्स पहले सॉफ्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। इसलिए उसको कहते हैं क्या चीज, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या उसको क्या भी सकते हैं, डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मीन्स एक डेफिनिट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। मीन्स एक स्टेट से क्या होगा, दूसरे स्टेट में चेंज करेगा। ठीक है, अगला, कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। कूलिंग कर्व इसका स्मूथ नहीं होता है। देखिएगा कूलिंग कर्व इसका कैसा होता है, देखिएगा बाबू, ये टेम्परेचर हुआ और ये क्या हुआ, टाइम। कूलिंग कर्व कैसा होगा, देखिएगा कुछ इस तरह से होता है इसका मतलब जब टेम्परेचर हाई था, मीन्स टाइम के साथ ये धीरे धीरे क्या होता है, कूल होता है। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ाएगा ये क्या होगा, कूल हो जाएगा। मीन्स जब टेम्परेचर हाई था, इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या है, हाई, तो यहां पे क्या होगा, लिक्विड। धीरे धीरे उसका और टाइम बढ़ाते गए तो क्या हो गया, कूल स्टार्ट हुआ, वो फिर भी यहां तक क्या रहेगा, ये लिक्विड। इस पॉइंट पर आकर, एट दिस पॉइंट, यहां पे टेम्परेचर रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट, और इस टेम्परेचर पे आकर ये सडनली क्या हो जाएगा, क्या चीज में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। क्या चीज में, सॉलिड में। सेम अगर उल्टा करके देखें, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं बाबू, टाइम क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर पे आया तो इस टेम्परेचर पे तुरंत ये क्या हो गया, लिक्विड में क्या होगा, चेंज। इसको कह सकते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बाबू, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए बोले थे कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, 7। मींस एक यहां पे देखिए, यहां तक ये क्या था, सॉलिड, लेकिन थोड़ा सा आगे टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या चीज में चेंज हो गया, लिक्विड में। इसका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं हुआ, पहले लिक्विड, टाइम और बढ़ा है तो धीरे धीरे कूल होगा स्टार्ट। ये कौन सा कर्व है, कूलिंग कर्व। धीरे धीरे टाइम बढ़ा है तो क्या होगा, कूल होते जाएगा, कूल होते जाएगा, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये डायरेक्ट क्या चीज में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। क्या चीज में, सॉलिड। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। ये कैसा होगा, एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है मैं बताता हूं। एनआइसोट्रॉपिक क्या होगा बताते हैं, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक एग्जांपल लिख लीजिए बाबू। जितने भी आयनिक सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, जनरली आयनिक कंपाउंड्स या मेटल्स वगैरह, ऑल आर क्या चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, NaCl, CaCl2, ये सब जितने भी होंगे सब का सब क्या है, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक क्या होता है मैं बताता हूं, थोड़ा सा रुकिए।
पहली बात देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं बाबू? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है, छोड़िए करिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है? तो फिजिकल, सिंपल सा बात, फिजिकल स्टेट क्या चीज पे डिपेंड करता है? जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द फिजिकल स्टेट, क्या चीज पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सिंपल सा बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या चीज पे डिपेंड करेगा? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कुछ याद रखना है, याद रखिएगा, ये हम आता है कभी कभी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस सॉलिड के केस में, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह। ठीक है, चलिए। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कहां पे ज्यादा होगा? जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हो या जहां पे पार्टिकल कम हो? रेसिस्टेंस कौन पैदा करेगा? जहां पे पार्टिकल्स क्या होगा? ज्यादा हो। अगर ज्यादा पार्टिकल्स है तो रेसिस्टेंस ज्यादा, अगर कम है तो कम। सिंपल सा बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा कहां पे ट्रेवल ज्यादा करेगा? वैक्यूम में या वाटर में? वैक्यूम में स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। वाटर में क्या होगा? कम, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, उसको रेसिस्टेंट करेगा, मींस क्या करेगा? रोकेगा। हाँ या ना? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। सिंपल सा बात, सोचिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम एमरफस सॉलिड में जाते हैं, एमरफस सॉलिड में, चलिए देखते हैं हम लोग, जाते हैं। देखिए आप, यहां से हम लोग गए इस डायरेक्शन से, बताइए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है? डेफिनेट तो नहीं है। एमरफस सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है? डेफिनेट नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, पहले ये पार्टिकल मिला, फिर ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, फिर लगातार इसको पार्टिकल्स मिलते ही जा रहे हैं, लगातार इसको पार्टिकल्स क्या हो रहा है? मिलते जा रहे हैं। मीन्स इधर से भी जाएगा तो बोलिए, लगातार इसको पार्टिकल्स क्या हो रहा है? मिल रहा है। मीन्स चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, दोनों तरफ से किधर से भी जाए रेसिस्टेंस सेम ही लगभग रहे, अप्रॉक्स सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सब में क्या मिल रहा है आपको? सेम ही मिल रहा है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, इधर से लगभग लगभग सेम अरेंजमेंट मिल रहा है, इधर से भी लगभग लगभग क्या मिल रहा है? सेम अरेंजमेंट। तो फिजिकल पार्टिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? दोनों साइड में क्या होगा? सेम ही होगा। हाँ या ना? हाँ। तो एमरफस सॉलिड में क्या होगा? मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल तो रैंडम है, रैंडम होता हुए भी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। क्यों बाबू? सब रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली का मतलब क्या? इधर से भी जाएगा उतना ही पार्टिकल मिल रहा है, इधर से भी जाएगा तो अप्रॉक्स उतना ही पार्टिकल्स मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए बाबू, हम बता रहे हैं, अगर आप ऐसे जा रहे हैं, देखिएगा इस साइड से, यहां से, तो आपको केवल ब्लैक वाला मिल रहा है ना? अगर आप इस साइड से जा रहे हैं तो केवल क्या मिल रहा है? ब्लू मिल रहा है। मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? चेंज। चलिए, उधर से भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग का डायरेक्शन ऐसा रहा, इधर से जा रहे हैं, ठीक है, तो एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक और ब्लू मिल रहा है ना? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऐसा है। अब अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इस साइड से क्या हो रहा है? बोलिएगा, ब्लू ब्लैक, फिर सॉरी ब्लैक ब्लू, फिर ब्लैक, या इधर से भी ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? चेंज। यहां पे केवल क्या मिल रहा था? या इधर ब्लैक, नहीं तो पूरा का पूरा क्या चीज? ब्लू। यहां पे क्या मिल रहा है? ब्लैक ब्लू ब्लैक फिर ब्लू। मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या है? चेंज है। अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अगर चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? चेंज करेगा। मींस इन बोथ द डायरेक्शन, arrangement of particle is different.
अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें इन बोथ डायरेक्शन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल is almost सेम। सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा, और यहां पे डिफरेंट है तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यही टर्म है आइसोट्रोपिक और क्या चीज, एनाइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब बाबू सेम, एट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, मींस सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सभी जगह सेम प्रॉपर्टीज होगा। और एन आइसोट्रोपिक का एन का मतलब होता है नॉट, नॉट आइसो, नॉट का मतलब नॉट सेम, मींस हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, तब उसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो चलिए, मैंने अभी कुछ नहीं बोला था लिखने के लिए बाबू, लिखिए अब आप ऊपर में, यहां पे लिख लीजिएगा, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिखिए पहले आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, अच्छा बताइए आइसोट्रोपिक कौन शो करेगा, एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक, ऑलमोस्ट सेम, तो क्या होगा, सो सेम, क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम, तो क्या होगा यहां, सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एन आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक वही होता है। लिखिए आइसोट्रोपिक, लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, identical in all direction is called isotropic। अगला पॉइंट लिखेंगे इसे बाबू, कौन सा होता है, तो लिखेंगे amorphous solids are isotropic। isotropic बोले क्यों, isotropic due to random arrangement of their particles। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज not identical in the all direction, that is in different direction, physical properties will be different। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नहीं लिखे, क्रिस्टलाइन सॉलिड shows anisotropic नेचर। एनाइसोट्रोपिक नेचर क्यों बाबू, अलग अलग डायरेक्शन में क्या है इसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है, बिकॉज in different direction arrangement of particles are different। अब यहां से नोट कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीन याद रखिएगा बाबू, जनरली ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया है। ये एमरफस सॉलिड हुआ, ये क्या हुआ, क्रिस्टलाइन। तो एमरफस सॉलिड क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये क्या शो करेगा, आइसोट्रोपिक, और ये क्या होगा, सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए
वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ऐसे देखते जाइए। प्रॉपर्टीज में पहला है ज्योमेट्री। बोलिए ज्योमेट्री इसका क्या होगा, बोलिए। इसमें ज्योमेट्री जो होगा डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, और इसमें नॉट रेगुलर ज्योमेट्री। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा आप लोग, फर्स्ट लिखिए बाबू, डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लिखिए डेफिनिट एंड रेगुलर। अमorphous में क्या लिखेंगे, नॉट रेगुलर। बहुत बार पूछा हुआ सब क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है ये। सॉलिड, ये कैसा सॉलिड है, दिस इज द ट्रू सॉलिड। और ये क्या बोलेंगे बाबू, स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड क्या चीज, लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट बोलिए इसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन सॉलिड सॉलिड है, एब्रप्टली क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज कर जाएगा, बीच में कोई सॉफ्ट वगैरह की चांसेस नहीं है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसका क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बोलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये क्या कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग रेंज। और ये क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फिजिकल प्रॉपर्टी में बोलिएगा, ये कैसा होता है, एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। और ये कैसा होगा, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहां पे क्या होगा, डेफिनेट। खासी टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। और ये क्या होगा, नॉट डेफिनेट। ठीक है बाबू। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे एक कभी आप गए होंगे बाबू जहां पे लोहा कटता है, लोहा जब काटा जाता है उसको मशीन से काटते हैं, तो जब लोहा जो कट जाता है तो उसका सरफेस जो कटा हुआ सरफेस है उस पर देखिएगा एकदम छूकर वो एकदम स्मूथ रहेगा, एकदम क्या होता है, स्मूथ, एकदम प्लेन होता है, प्लेन। ये वाला सरफेस जो कटा वो एकदम क्या होगा, प्लेन। लेकिन जब शीशे की दुकान में जाइए, सब शीशा काटता है तो उसका सरफेस देखिएगा क्या होगा, रुखरा। हम लोग जब लेते हैं तो उसको क्या होता है, घिस के वो क्या कर देता है, प्लेन करता है। इसका मतलब उसका जो सरफेस, जो न्यूली सरफेस होगा वो क्या होगा, नॉट रेगुलर होगा, लेकिन ये क्या होगा, स्मूथ होता है। लोहा वाला क्या होगा, स्मूथ। मींस लोहा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एकदम स्मूथ मिलेगा। और ग्लास क्या होता है, उसका जो सरफेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेगुलर, नॉट स्मूथ। सही है। चलिए लिखिए क्लीवेज प्रॉपर्टी में, आप लोग खुद से लिखिए इसको, चलिए हम लिखवाते हैं। लिखिए व्हेन कट विथ, कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, व्हेन कट विथ शार्प एज टूल, शार्प का मतलब एकदम तीखा, शार्प एज टूल माने कुछ बढ़िया से जो कटर होता है उससे, शार्प एज टूल, दे स्प्लिट्स इनटू, स्प्लिट्स का मतलब टूट जाना, अलग अलग होना। दे स्प्लिट्स इनटू टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड का मतलब क्या है, पहले ऐसे था, अब उसको तोड़ दिया, अब तो ये जनरेट हुआ, ये वाला। then the newly generated surface are smooth and plane, इसमें क्या लिखिएगा, सेम वही ऊपर वाला सब चीज वही रहेगा।
क्या लिखेंगे लास्ट में, when cut with sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surface are not plain and smooth. प्लेन और स्मूथ नहीं होगा, प्लेन एंड स्मूथ नहीं होता है। ठीक है बाबू, और पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं आराम से बढ़ा सकते हैं। लिखिए क्या होगा, और क्या लिख सकते हैं बताइए तो। एक और लिख सकते हैं कूलिंग कर्व 8th में। कूलिंग कर्व क्या होगा, नॉट स्मूथ, और इसका क्या होगा स्मूथ। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज बाबू, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। ठीक है, चलिए नोट डाउन इसको कर लीजिए। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, मैं बता देता हूं उसको, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट देखना है इसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आता है, कभी कभी पूछ देता है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस किसको कहते हैं बाबू, आइसो का मतलब क्या होता है, और मॉर्फस का मतलब बाबू स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर मीन्स वैसा टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स जिसका क्रिस्टलाइन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, एंड सेम स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस। देखिएगा, टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला, ऑलमोस्ट सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला होगा, ठीक है, एंड सेम एंड सेम या क्या चीज, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर are called isomorphous। जैसे ZnSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। सही है बाबू, दोनों क्या है लगभग यहाँ पे Zn है और यहाँ पे क्या है Fe, दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट लगभग क्या होता है सेम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या है सेम। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, दो दे दिया, बोलेगा कि आइसोमॉर्फस है या नहीं है बताइए, तो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, व्हाइट विट्रियोल, और ये क्या होता है, दिस इज द ग्रीन विट्रियोल। CuSO4 रहता है तो उसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फस। पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। अब मॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर मीन्स वैसा सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। जैसे एग्जांपल ZnS इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड। इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे बाबू, जिंक सल्फाइड का दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड और दूसरा होता है उजाइट स्ट्रक्चर। क्या होता है, उजाइट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो CCP होता है, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा जो होता है उजाइट स्ट्रक्चर दैट इज SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका क्या चीज, आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस। आइसो का मतलब सेम स्ट्रक्चर रहना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड लेकिन सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसका मतलब सेम कंपाउंड लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन